बगावत की हद, 5 सीटें दो वरना 25 पर लड़ेंगे। एमपीए में सपा ने फोड़ा बम। रतन टाटा की वसीयत में टीटो का नाम, कौन रखेगा उनके जर्मन शेफर्ड का ख्याल। प्यार में संजू निकला सलीम, गर्भवती प्रेमिका की चलती कार में हत्या, जंगल में दफनाया शव। सीमा पार आतंक का नया दौर, कश्मीर में एक हफ्ते में 4 आतंकी हमले, प्रवासी मजदूर निशाने पर। लेबनान में इजरायली हमले से तबाही, भारत ने भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रीढ़ तोड़ने की तैयारी, दिल्ली पुलिस ने 7 शूटर्स को दबोचा। नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। ब्रिक्स में भारत की सक्रियता केवल चीन रूस का समर्थन नहीं, बल्कि अपनी विदेश नीति को नई दिशा देना भी है। एक और चीन के साथ सीमा विवाद में भारत ने एक सॉफ्ट अप्रोच अपनाई, तो दूसरी ओर पश्चिम के साथ संबंध बरकरार रखकर खुद को रणनीतिक धुरी पर लाया। भारत ब्रिक्स का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो अमेरिका और यूरोप से भी करीबी रिश्ते रखता है, लेकिन फिर भी इस संगठन का सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है। मिस्र से व्यापार, यूएई से सुरक्षा सहयोग और अफ्रीका में इथोपिया के साथ ऐतिहासिक संबंध इसे और मजबूत बना रहे हैं। पिछले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले चीन से सीमा गश्त का समझौता एक सशक्त संकेत था कि भारत सिर्फ दोस्ती की पहल नहीं कर रहा, बल्कि चीन के साथ तनाव घटाने की रणनीतिक चाल भी चल रहा है। इसी को कहते हैं दो धारी तलवार। भारत अपने सभी पत्ते अपने हित में खेलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स में सदस्यता न मिलने से पाकिस्तान बौखला गया है और अब एक बार फिर कश्मीर का राग आलापने जा रहा है। पाकिस्तानी नेतृत्व की असफल कूटनीति का परिणाम ये हो रहा है कि न ही उसे ब्रिक्स में सदस्यता मिली और न ही पार्टनर का दर्जा। इसके जवाब में पाकिस्तान 27 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विदेशी राजनयिकों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। मजेदार बात तो यह है कि हाल ही में नवाज शरीफ ने शांति और बातचीत की अपील की थी, लेकिन अब उसी देश के आतंकी कश्मीर में हिंसा भड़का रहे हैं। पाकिस्तान का ये विरोधाभासी रवैया न केवल कूटनीतिक असफलता दिखाता है, बल्कि भारत के सामने उसकी स्थिति और कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तानी नेतृत्व अपनी जनता के बीच कश्मीर मुद्दे के जरिए असफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कूटनीतिक अंदाज और स्वैग इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस महीने उन्होंने पाकिस्तान और रूस का दौरा किया, जहां उन्होंने न केवल अहम बयान दिए, बल्कि अपने लुक और व्यक्तित्व से भी लोगों का दिल जीत लिया। इस्लामाबाद में एससीओ समिट के दौरान जयशंकर का काला चश्मा पहनते हुए विमान से उतरने का अंदाज हो, या फिर रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान उनका रौबदार एंट्री, दोनों ही मौकों पर सोशल मीडिया में उन्हें भारत की शान कहा जा रहा है। जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में सुधार और स्थायी सीट की मांग को लेकर जो बयान दिए, वो भी खूब चर्चित रहे। ट्विटर पर बालियान नाम के यूजर ने लिखा, पाकिस्तान हो या रूस, जयशंकर का रोला अलग है। उनकी इस जबरदस्त कूटनीतिक उपस्थिति ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर वैश्विक मंच पर खड़ा है और बदलाव के लिए तैयार है। भारत को सबमरीन बेचने की रेस में यूरोप की 2 बड़ी ताकतें जर्मनी और स्पेन आमने सामने आ गई। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज खुद पीएम मोदी से मिलने भारत पहुंचे हैं, ताकि अपनी एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन तकनीक वाली सबमरीन के लिए समर्थन हासिल कर सके। इसी दौड़ में स्पेन भी पीछे नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 27 अक्टूबर को भारत आने वाले हैं। स्पेन की कंपनी नावंतिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलएनटी के साथ साझेदारी की, जबकि जर्मनी की टीकेएमएस ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ गठजोड़ किया है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत को 6 आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां चाहिए, और ये डील सिर्फ हथियार आपूर्ति ही नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी तय करेगी। जर्मनी और स्पेन की इस होड़ का फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि यूरोप की ये प्रतिस्पर्धा दिखाती है कि भारत अब केवल हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि वैश्विक कूटनीति का महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बन चुका है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद एक हफ्ते में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें प्रवासी मजदूरों पर 3 टारगेटेड अटैक शामिल हैं। गुरुवार को गुलमर्ग के पास एलओसी के करीब एक मिलिट्री ट्रक पर हमले में 2 जवानों और 2 पोर्टर की मौत हुई। इसके पहले सुरंग निर्माण कंपनी के कर्मचारियों पर भी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। चुनाव के दौरान बौखलाए आतंकी अब बाहरी मजदूरों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं।
पाकिस्तान के इशारे पर बढ़ते इन हमलों का भारत को सख्त और निर्णायक जवाब देना ही होगा, ताकि सीमा पार आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अतिरिक्त सर्वे और खुदाई की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष ने मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग होने का दावा करते हुए पेनिट्रेटिंग रेडार से सर्वे की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे के बाद अतिरिक्त सर्वे की जरूरत नहीं है। 8 महीने की सुनवाई के बाद इस फैसले से हिंदू पक्ष असंतुष्ट है और अब हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। भारत ने लेबनान को इजरायल के हमलों से प्रभावित हालात में मानवीय सहायता भेजी। 18 अक्टूबर को भेजी गई इस पहली खेप में 11 टन दवाएं, जिनमें हृदय रोग, एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक्स आदि शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने भारतीय राजदूत नूर रहमान से प्राप्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार कुल 33 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी जा रही है। इस कदम से भारत ने संकट के समय लेबनान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से प्रदर्शित किया। केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो को हटाने का फैसला लिया है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती, राजनाथ सिंह और अन्य वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी जा रही है। इस क्रम में एनएसजी हब और कैंप परिसरों की सुरक्षा भी सीआरपीएफ को देने का विचार किया जा रहा है। इससे पहले संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के पीडीजी ग्रुप को हटा दिया गया था और सुरक्षा सीआईएसएफ को दी गई थी। ये बदलाव केंद्र सरकार की वीआईपी सुरक्षा में रणनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे एनएसजी कमांडो आतंकवाद रोधी अभियानों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। भारत और चीन की सेनाएं 28-29 अक्टूबर तक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग क्षेत्रों में पूरी तरह पीछे हटने वाली है। गलवान संघर्ष के बाद से बिगड़े हालात को सुधारने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने एलएसी पर तनाव कम करने का निर्णय लिया। भारतीय सेना ने पहले ही इन क्षेत्रों में सामानों की वापसी शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर को भारत ने घोषणा की थी कि एलएसी पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता हुआ है, जो 4 साल का गतिरोध समाप्त करेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार कर गैंग की रीढ़ तोड़ने की बड़ी सफलता पाई। ये शूटर राजस्थान के पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। एनआईए ने लॉरेंस के भाई अनमोल पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। रतन टाटा के निधन के बाद उनकी 10,000 करोड़ रुपए की वसीयत में कई दिलचस्प पहलू सामने आए। वसीयत में उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो का विशेष ख्याल रखने की व्यवस्था की गई है। टीटो की देखभाल रतन टाटा के रसोइये राजन शॉ करेंगे, जिन्हें वसीयत में टीटो की देखरेख के लिए संसाधन प्रदान किए गए हैं। टाटा ने अपने परिवार, शांतनु नायडू, करीबी कर्मचारियों और उनकी चैरिटीज के लिए भी प्रावधान किए हैं। फिलहाल वसीयत बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोबेट प्रक्रिया के तहत है, जो इसकी वैधता की पुष्टि करेगी। दिल्ली के नांगलोई की 20 वर्षीय गर्भवती युवती की हत्या में नया खुलासा हुआ है। आरोपी सलीम, जो संजू बनकर युवती के साथ रह रहा था, उसने शादी के दबाव में आकर उसकी हत्या कर दी। युवती का गला कार में घोंटकर हत्या की गई और फिर शव को रोहतक के मदीना गांव के खेतों में दफना दिया गया। इस अपराध में सलीम के मदीना निवासी दोस्त ने मदद की। युवती का पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक में हुआ और पुलिस परिजनों पर रोहतक में ही अंतिम संस्कार कराने का दबाव बना रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी ने बगावत का रुख अपनाया। सपा नेता अबू अजामी ने गठबंधन सहयोगियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि उन्हें 5 सीटें नहीं मिली तो वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आजमी ने कहा कि कांग्रेस फैसले लेने में देरी करती है, जिससे हार का सामना करना पड़ता है। इजरायली सेना पर एक नया गंभीर आरोप लगा है। इस बार संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों पर सफेद फास्फोरस का हमला। लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार लेबनान में यूएनआईएफएसएल कैंप पर इजरायल के 2 टैंक जबरन घुस आए और 45 मिनट बाद वहां से निकलने पर यूएन सैनिकों ने गोलीबारी और धुएं का सामना किया। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षात्मक मास्क के बावजूद 15 सैनिकों की त्वचा और पेट में जलन महसूस हुई। सफेद फास्फोरस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है, उससे निकला ये धुआं बेहद खतरनाक और मारक होता है, जिससे जलन और घातक प्रभाव होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इजरायल अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर ये हमले कर रहा है
अगर ये साबित होता है तो ये एक बड़ी चुनौती है संयुक्त राष्ट्र के सामने। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।